नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है, वो है उमा भारती जी को लेकर। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता उमा भारती को आखिर भारतीय जनता पार्टी कथित रूप से बार बार अपमानित कर रही है या उनकी उपेक्षा कर रही है। हमने देखा जन आशीर्वाद रैली जब निकली तो उमा भारती ने स्वयं मीडिया को बुलाकर यह बयान दिया था कि उन्हें जन आशीर्वाद रैली में नहीं बुलाया जा रहा है, वे चाहती है कि बुलाया जाए तो वे जाएं। लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी ने ना तो आमंत्रण भेजा ना ही उनको बुलाया। इसी बीच में उमा जी ने अचानक घोषणा कर दी कि वे हिमालय जा रही हैं, लेकिन झांसी में उनकी कुछ स्वास्थ्य खराब हुआ। इसी बीच में खबर आई कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें भोपाल वापस लौटने के लिए कहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस चुनाव में कम से कम बुंदेलखंड में कुछ सभाओं को वे संबोधित करें। उमा जी वापस भी लौटी और उन्होंने स्वीकृति भी दे दी। परसों उनको सुर्खी में सभा करनी थी, लेकिन इसी दौरान ये पता चला कि जो हेलीकॉप्टर आना था वो उमा जी को लेने नहीं आया। जिन नेताजी के साथ उनको जाना था वो नेताजी उन्हें लेने ही नहीं पहुंचे। और भारतीय जनता पार्टी ने एक दूसरी बड़ी गलती ये भी की कि उमा भारती जैसी नेता को स्टार प्रचारक नहीं बनाया, क्योंकि यदि वो स्टार प्रचारक होती तो वे हेलीकॉप्टर से जा सकती थी। उनकी मजबूरी थी, यदि वे खुद हेलीकॉप्टर से जाती तो उसका खर्चा वहाँ एक प्रत्याशी के खाते में जुड़ जाता। उमा जी को लेकर जिस तरह की चर्चा है, और अब तो ये कहा जाने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार उनका अपमान कर रही है, उनकी उपेक्षा कर रही है। कल उमा जी ने जिस तरह का ट्वीट किया है कि अब मैं किसी भी तरह का कोई चुनाव प्रचार नहीं करूंगी, अपने गांव में जाऊंगी और सिर्फ वोट डालने का काम करूंगी। उमा जी को बहुत नज़दीक से जानते हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार दीपक तिवारी जी। दीपक तिवारी जी सागर के रहने वाले हैं। लंबे समय तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और उमा भारती जी की रिपोर्टिंग भी की है। एक बहुत नज़दीक से उनके बारे में एक एक चीज़ उमा जी जो बोलती हैं उसका पूरा विश्लेषण बहुत आसानी से करते हैं। हम दीपक तिवारी से जानने की कोशिश करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अब उमा भारती जी कहाँ खड़ी हैं। और वे लगातार कहती है कि मैं नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं करना चाहती, उनका मैं नुकसान नहीं करना चाहती, मैं भाजपा का नुकसान नहीं करना चाहती, इसलिए मैं एकांतवास में जा रही हूँ। मतलब आखिर ये उमा जी के जो बयान है उसका मतलब क्या है। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी। दीपक जी, जो कुछ आप देख रहे हैं, आप बुंदेलखंड को भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वहाँ की तासीर को भी अच्छी तरह जानते हैं, और उमा जी को तो पिछले 3 दशक से आप बहुत नज़दीक से जानते हैं। आखिर ये हो क्या रहा है उमा जी के साथ बीजेपी में। और रविंद्र जी, आप ठीक कह रहे हैं कि उनका निरंतर अपमान किया जा रहा है, और आप खुद जानते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति के आप भी एक चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया जैसे हैं। और आपको याद होगा 2003 के पहले की राजनीति, 98 और 93, तमाम सब। भारतीय जनता पार्टी उस समय कांग्रेस पार्टी को इसलिए परास्त नहीं कर पाती थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास में वो एक्स फैक्टर नहीं होता था, वो बात नहीं होती थी, वो आक्रामक नेता नहीं थे उनके पास में जो कांग्रेस पर अटैक कर सकें, दिग्विजय सिंह पर अटैक कर सकें। 2003 में जब सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो संगठन तो पिछले 50-60 सालों से था, पर वो संगठन कभी इस निर्णायक स्थिति में नहीं था। उस निर्णायक स्थिति में तब आया जब उमा भारती को उसका नेतृत्व मिला। और जब उमा भारती को नेतृत्व मिला तो कांग्रेस की स्थिति उस समय मात्र 37 सीटों की हो गई थी। 173 से ज़्यादा सीटें बीजेपी को मिली उमा भारती के नेतृत्व में। और लगभग 7 महीने बाद ही उमा भारती को जिन परिस्थितियों में हटाया गया, मैं यूं कह रहा हूं हटाया गया, क्योंकि आज की डेट में इतने सारे मुख्यमंत्री इतने बड़े बड़े अपराधों के लेके मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और उमा भारती के लिए एक तिरंगा फहराने के एक छोटे से मामले में, और उमा भारती ने तब बाद में कहा भी जब उन्होंने जनशक्ति बनाई छोड़ी कि मुझे षड्यंत्र पूर्वक भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने मुझे सत्ता से हटाया। उसके बाद में जो परिस्थितियां बनी, उसके बाद में निरंतर उमा जी कभी कंफर्टेबल नहीं रह पाई राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की। वो कांग्रेस में कभी जा नहीं सकती थी क्योंकि उनका मूल पिंड जो था वो, जिसको बोलते हैं कि वो हमेशा कहती थी कि राम मंदिर और भगवान राम का मेरा पिंड है। तो वो, जबकि कई बार बीच बीच में उन्होंने कांग्रेस की भी तारीफ करी। इधर पिछले कुछ सालों से हमने देखा कि जब 2019 में उनके लिए लोकसभा का टिकट नहीं दिया गया तो निरंतर उनको अलग अलग तरीके से अपमानित किया जा रहा था। और उस अपमान की पराकाष्ठा तब हो गई जब उन्हें
मध्य प्रदेश में जहां की वो मुख्यमंत्री रहीं, जहां पर उन्होंने कांग्रेस की इतने लंबे समय की सरकार को हटाया था, वहां पर उनको स्टार प्रचारक के रूप में भी बनाना पार्टी को गवारा नहीं था। बावजूद इसके उन्होंने अपने प्रत्याशी जो भी जिनके लिए जाने के लिए उन्होंने कहा, पर तब वो फिर इसलिए नहीं जा पाई जो आपने जिक्र किया, क्योंकि उस हेलीकॉप्टर में जिस स्टार प्रचारक को जाना था वो वहां उनको लेने के लिए नहीं गया। तो इसका मुझे लगता है कि खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में जो लोधी वोट्स हैं, लोधी समुदाय के जो वोट हैं, और लगभग वो अगर मेरी जानकारी सही है तो 6% से ज़्यादा है। 6% एक बहुत बड़ा अंक होता है राजनीति के लिए, उन पर असर पड़ने वाला है। और ज़्यादातर जो मध्य प्रदेश के जो लोधी लोधा समुदाय के लोग हैं वो बुंदेलखंड और चंबल वाले इलाके में ही है। तो खामियाजा अभी ये जो घटनाक्रम हो गया, जाने अनजाने में कैसे हुआ मुझे पता नहीं, पर इसका क्योंकि लोधी अस्मिता सीधे सीधे उमा भारती से जुड़ी है। आज भी लोधी समुदाय की सबसे बड़ी नेता पूरे उत्तर भारत में कल्याण सिंह के बाद में यदि कोई हैं तो वो उमा भारती ही हैं। प्रहलाद पटेल कभी भी लोधी समुदाय के उस तरह से स्वीकार्य नेता नहीं है, और लोधी समुदाय को ये लगता है कि उमा जी जब थीं तो उनके लिए वो जिसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला भाव उनके अंदर था। लेकिन उसके बाद से निरंतर जो हुआ है, तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ठीक नहीं हैं। क्या कभी आपकी इस दौरान उमा जी से व्यक्तिगत बात हुई हो, क्योंकि आप कई बार उनसे मिलते भी रहे हैं, उन्होंने अपनी मन की कोई पीड़ा कही हो, बेशक इस घटनाक्रम से जुड़ी हुई ना हो, लेकिन इस दौरान मतलब पिछले 6-8 महीने में उमा जी की मन स्थिति को आपने समझने की कोशिश की हो व्यक्तिगत तौर पे? नहीं, मेरी ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई, पर जितना हम और आप राजनीति को समझते हैं, और ख़ासतौर से उनका वो वाला बयान जो लगभग 1-1.25 साल पहले उन्होंने दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं हमेशा कहती रही हूं कि लोधी समुदाय भारतीय जनता पार्टी को वोट करे, लेकिन इस बार मैं अपील करती हूं कि अब आप लोग मेरे उस बंधन से मुक्त हैं, आपको जिसको जहां वोट करना है आप करें। उन्होंने कहा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बीजेपी को वोट ना करें, जिसको बोलते हैं कि बहुत कम शब्दों में उन्होंने ये कह दिया। यदि उमा जी के इसी बयान की समीक्षा करें तो मतलब उन्होंने एक तरह से मुक्त किया था पूरे समाज को कि आप बंधन नहीं है आपको, तो इसका मतलब क्या था, क्यों कहा उन्होंने? क्या उनका भी भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं मोह भंग होता सा दिख रहा है? देखिए, जब हम ये कहते हैं कि कोई किसी समुदाय का नेता है, तो वो इसलिए समुदाय का नेता होता है कि उस समुदाय के लोग उसके पास में आते हैं कि मेरे ये काम है, मुझे ये मदद चाहिए, हमारा ये मंदिर बनना है, हमारा ये बच्चा बीमार है, हमारे इस बच्चे के लिए विदेश जाने के लिए शिक्षा की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मेरे जो परिवार के लोग हैं उनके सामने ये झूठे मुकदमे हो गए हैं। तो वो नेता जाके सरकार के सामने कहता था भाई आप इनकी मदद करिए। वो चूंकि मुझे लगता है कि वो जो उमा भारती की जो ताकत जो थी वो शनै शनै बीजेपी में कम होती गई या कम सुनियोजित तरीके से कर दी गई। आप याद करिए जिस तरह से कप्तान सिंह सोलंकी को मध्य प्रदेश में भेजा गया था, और बाद में जब उमा भारती मुख्यमंत्री पद से हटी तो यही कप्तान सिंह और उनकी पूरी जो टीम थी उन्होंने उमा भारती के लिए इस कदर घेरा कि न केवल उनके प्रत्याशी को बड़ा मेलहरा में चुनाव हरवाया, इस तरह की परिस्थितियां निर्मित करी कि आज उमा भारती जैसा बड़ा ब्रांड जो है भारतीय जनता पार्टी ने जिसे बनाया था, आज उसको ही इन्होंने खत्म कर दिया। दूसरा, मैं एक और आपको उमा भारती से आगे ले चलना हूं। आप चूंकि बुंदेलखंड की तासीर को अच्छी तरह समझते हैं, इस समय चुनाव में बुंदेलखंड कहां खड़ा है? बुंदेलखंड किसके साथ दिखाई दे रहा है बुंदेलखंड? देखिए, बुंदेलखंड में यदि वहाँ का हम जातिगत कंपोजिशन देखें तो लार्जली वहाँ पर जो ओबीसी कम्युनिटी है, जिसमें लोधी, कुर्मी, यादव, काछी, इस तरह के जो और छोटे और समुदाय हैं उनकी बहुतायत है। इसके अलावा अनुसूचित जाति जिसको दलित बोलते हैं उनकी बहुतायत है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इस बार की जो राजनीति हो रही है, कौन लोग ओबीसी के साथ खड़े हैं, किनकी राजनीति में ओबीसी के मुद्दे ज़्यादा बड़े मुद्दे हैं, दलित के मुद्दे ज़्यादा बड़े मुद्दे हैं, और किनकी राजनीति में नहीं है। तो हम पाएंगे कि जब से ओबीसी जनगणना के लिए, कास्ट सेंसस के लिए, ओबीसी जनगणना नहीं, कास्ट सेंसस के लिए बीजेपी ने मना किया है कि हम इसके पक्ष में नहीं हैं, तब से मामला बिल्कुल अलग है। और मैं ये देखता हूँ, ये बड़ा मुद्दा हो गया है बुंदेलखंड में, ये बड़ा मुद्दा है, और मैं ये देखता हूँ, ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा
कि मध्य प्रदेश में खासतौर से जिन इलाकों की मैंने बात की, यहां पर एक तरह का ओबीसी कंसोलिडेशन है। ओबीसी महासभा जब बनी तो उन्होंने कहा कि यादव, कुर्मी, लोधी, साहू, काची, ये हम अलग अलग नहीं है, हम सबकी एक आइडेंटिटी है ओबीसी। पहले ये होता था कि यदि लोधी कैंडिडेट है तो कुर्मी उसे वोट नहीं करता था, यादव है तो उसे ये दोनों वोट नहीं करते थे। इस बार मुझे ऐसा लग रहा है, जो कि पिछले 2018 के चुनाव में आंशिक रूप से कुछ कुछ सीटों पर हुआ था, कि इस बार यदि सामने मान लीजिए प्रत्याशी अपर कास्ट का है और दूसरा प्रत्याशी ओबीसी है, या मान लीजिए दोनों के प्रत्याशी अपर कास्ट के हैं, तो शायद फिर ओबीसी बीजेपी के खिलाफ जाएगा। क्योंकि ओबीसी का ये जो कंसोलिडेशन है, इसको आप राष्ट्रव्यापी रूप से देखिए, इसको आपको थोड़ा सा इंडिया गठबंधन के परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। और दूसरी बात, जैसा कि अक्सर होता है, लोगों को लगता है कि अरे नीचे लोग ये बात नहीं समझते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें ग्रामीण व्यक्तियों की, किसानों की, जो आम लोग हैं, उनके विजडम पे, उनकी चेतना पर, उनके विवेक पर शक नहीं करना चाहिए। क्योंकि सोशल मीडिया ने लोगों तक एक एक जानकारी भेज दी है। अब लोगों को पता है कि कौन कहां खड़ा हुआ है, तो प्रोपोगंडा असर करता है, लेकिन अब वो बहुत कुछ उसको पीछे देखने लगा है कि इसमें असली बात क्या है। ये जातिगत जो समीकरण आप बता रहे हैं, इसका फायदा किसको होगा, बीजेपी को या कांग्रेस को? देखिए, स्वाभाविक है, जैसे मैंने संकेतों में आपसे कहा कि जातिगत जनगणना की बात कांग्रेस ने उठाई है। बिहार में जातिगत जनगणना उन्होंने कर दी है। भारतीय जनता पार्टी का अब तक का जो स्टैंड रहा है कि हम जातिगत जनगणना नहीं करवाएंगे, तो स्वाभाविक है कि ये जो वोट हैं ये बीजेपी को नहीं मिलने वाले हैं। अब मध्य प्रदेश में यदि बीजेपी को वोट नहीं मिलेंगे तो ओबीसी कोई नोटा पर तो वोट डालने वाले नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने भी बराबर से मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण का कानून यदि मध्य प्रदेश में सबसे पहली बार किसी ने बनाया है तो कांग्रेस पार्टी ने ही 2018 में बनाया था। इसके अलावा हमें एक और बात याद रखना होगी, मध्य प्रदेश के अलावा देश की राजनीति में भी जो ओबीसी के लिए मंडल कमीशन तो सबसे बड़ी चीज था ही, लेकिन उसके बाद में जो सबसे बड़ा काम ओबीसी के हित में यदि किया था तो वो अर्जुन सिंह ने किया था। जब अर्जुन सिंह मानव संसाधन विकास मंत्री थे, तब उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी के लिए कोटा निर्धारित किया था। बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ था। वो बड़ा आंदोलन हुआ था, और अर्जुन सिंह चूंकि राजनीतिक दृष्टा थे, वो समझते थे कि चीजें आगे कहां जा रही हैं, तो वो बहुत, उससे भी पहले और भी कई नेता ये बात समझ चुके थे, पर उन्होंने उस समय के विरोध के बाद भी वो चीज लागू की थी। और एक और बात है, मध्य प्रदेश में जिस तरह से ओबीसी की पॉपुलेशन है, जो संख्या है यहाँ पर, ओबीसी बहुत ही निर्णायक स्थिति में है। पर मजेदार बात यह है कि शिवराज सिंह, बाबूलाल गौर, उमा भारती तो ओबीसी की नेता के रूप में प्रसिद्ध थी, लेकिन कभी शिवराज सिंह और दिवंगत बाबूलाल गौर ने अपने आप को ओबीसी का नेता होके अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं किया है। शिवराज सिंह अपने आप को गरीब गुरुओं का नेता कहते हैं, क्योंकि उनकी जिस समाज से आते हैं, जिस जाति से वो आते हैं, वो बहुत ही छोटा उसका अंश है। तो शिवराज सिंह उस तरह से ओबीसी के नेता मध्य प्रदेश में नहीं है। ओबीसी की यदि व्यक्त पॉलिटिक्स मध्य प्रदेश में किसी ने की है, बड़े स्वरूप में की है, तो सबसे पहली बार सुभाष यादव ने आरंभ की थी, कि यादव के लिए उन्होंने एक पॉलिटिकल वोट बैंक के रूप में कन्वर्ट किया था। उसके बाद में फिर उमा भारती ने लोधी समुदाय के लिए किया। कुर्मियों में भी कुसमरिया जैसे, रामकृष्ण कुसमरिया जैसे नेता बीजेपी में निकले, पर ओबीसी के ज्यादा नेता बीजेपी से निकले। पर आज मजेदार बात यह है कि ज्यादातर वो ओबीसी वाले जो नेता हैं, आज वो ही बीजेपी की जो नीतियां हैं उससे नाखुश हैं, क्योंकि बीजेपी ने कास्ट सेंसस को लेके बात नकार दी है। दीपक जी, एक आखिरी सवाल ये है कि क्या हम ये मान सकते हैं कि इस बार बुंदेलखंड में दो मुद्दे बहुत बड़े होंगे, एक उमा जी का कथित अपमान और दूसरा ओबीसी जनगणना? देखिए, ओबीसी जनगणना तो है ही, इसमें कोई दो बंद नहीं है। उमा जी का मुद्दा लोधी समुदाय में अवश्य होगा। 6% वोट बहुत होते हैं। हाँ, पर देखिए, पूरे वो बुंदेलखंड के अंदर ही कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, वो चंबल और बाकी इलाकों में है। तो उमा जी का क्या ज्यादा है शायद बुंदेलखंड में, मतलब बहुत है। हाँ, स्वाभाविक तौर पर बुंदेलखंड में काफी उनकी जो संख्या है, बुंदेलखंड में मेरे ख्याल 10 सीटें तो हैं करीब करीब जिनको वो प्रभावित करते हैं। प्रभावित निश्चित तौर पर। तो यही कारण है कि जहां जहां भी लोधी वोट है
वहां वहां समझ लियो। और अब बीजेपी के पास में इतना समय नहीं है कि उनको मैनेज कर सके, क्योंकि बार बार उमा जी के साथ में ये घटनाएं हुई हैं, बार बार उनके लिए नीचा दिखाया गया है। और तो अब हर जो व्यक्ति है उसको ये लगने लगा है कि हमारी दीदी का अपमान हो रहा है। और उमा भारती के बारे में आप हजार बातें कह लीजिए, लेकिन उमा भारती की दो निष्ठाएं कभी भी नहीं डिगी। एक उनकी भगवान राम के प्रति निष्ठा, और दूसरी उनकी अपनी जाति को लेकर निष्ठा। इन दो से वो कभी नहीं डिगी। यही कारण है कि ये उमा भारती की राजनीति बावजूद इतने प्रयासों के आज तक कोई खत्म नहीं कर पाया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने दीपक तिवारी जी, हमने बुंदेलखंड को लेके उनसे जो बात की, आपने देखा कितना अनुभव उनको है, एक एक चीज को किस कदर उन्होंने विश्लेषण करके बताया। ये दो मुद्दे इस बार बुंदेलखंड में रिजल्ट प्रभावित कर सकते हैं, परिणाम प्रभावित कर सकते हैं। पहला मुद्दा है उमा जी का बार बार अपमानित होना। आप अंदाज लगाइए, बुंदेलखंड में 10 सीटें ऐसी हैं जहां लोधी समाज परिणामों को बदलने की स्थिति में है। और दूसरा मुद्दा है वहां जातिगत जनगणना को लेकर, जो पहले से ही काफ़ी है। और कांग्रेस चूंकि उस मुद्दे के साथ हो गई है, तो हो सकता है कांग्रेस को उसका फायदा मिल जाए। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद है, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।